मध्य भारत के एक घने जंगल की छांव में बसा था छोटा सा गांव मधुवन। इस गांव में हरियाली पेड़ों के बीच मिट्टी के बने छोटे छोटे घरों की कतारें थीं। सुबह के समय मुर्गों का बांग देना और शाम को धुएं से भरे चूल्हों की गंध मधुवन की पहचान थी। गांव के लोगों का जीवन सरल और शांत था। वे खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे और जंगल को अपने मित्र की तरह मानते थे। इस गांव में रहती थी सीता नाम की एक दयालु लड़की। सीता सुंदर तो नहीं थी, लेकिन उसका चेहरा हमेशा एक हल्की सी मुस्कान से दमकता रहता था। उसके काले घुंघराले बाल बिखरे रहते थे और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक खास चमक थी। सीता बचपन से ही दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। गांव के बूढ़े लोगों का सामान उठाना हो, छोटे बच्चों को खेलना सिखाना हो या फिर किसी बीमार की सेवा करनी हो, सीता हमेशा आगे रहती थी। उसकी दयालुता की वजह से गांव के सभी लोग उसका सम्मान करते थे और उसे सीता बहन कहकर पुकारते थे। मधुवन गांव के ठीक पास एक सुंदर सरोवर था। इस सरोवर का पानी इतना साफ और निर्मल था कि उसमें आसमान का पूरा नक्शा झलमलता दिखता था। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरणें पानी को छूती थीं, तो सरोवर सोने की तरह चमक उठता था। शाम के समय आसमान में तारों की जगमगाहट भी इसी सरोवर में झिलमिलाती थी। गांव के लोगों का मानना था कि इस सरोवर में एक रानी रहती हैं, जो सरोवर की रक्षा करती हैं और गांव पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। सीता को भी सरोवर की रानी में बहुत श्रद्धा थी। हर सुबह सूर्योदय से पहले सीता सरोवर के किनारे जाती थी। वो वहां खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देती थी और फिर सरोवर की रानी को फूल चढ़ाती थी। वो चुपचाप सरोवर के किनारे बैठकर रानी से बातें करती थी, अपनी खुशियां और दुख साझा करती थी। एक साल मानसून देवता गांव से रूठ गए। कई दिनों तक बारिश नहीं हुई और सूरज की तेज धूप से जमीन दरकने लगी थी। गांव के तालाब सूखने लगे और खेतों में लगी फसलें मुरझाने लगीं। गांव वालों के चेहरों से खुशी गायब हो गई थी और उनकी आंखों में चिंता साफ झलकती थी। सीता को गांव वालों की ये परेशानी देखकर बहुत दुख हुआ। उसे गांव के सूखते तालाब और मुरझाई हुई फसलें देखकर ऐसा लगता था कि मानो उसका अपना ही घर सूख रहा है। वो हर रोज सरोवर के किनारे जाती थी और रानी से प्रार्थना करती थी कि वो बारिश लाए और गांव को बचाए। वो सरोवर को साफ करती थी, खिली हुई कमल की कलियां तोड़कर चढ़ाती थी और रानी से मन ही मन गुहार लगाती थी। एक रात सीता सरोवर के किनारे बैठी हुई थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा में हल्की सी सरसराहट हो रही थी। दूर दूर बिजली चमकती थी और कब कभी गरजने की आवाज आती थी। सीता रानी से प्रार्थना कर रही थी कि जल्द ही बारिश हो जाए। तभी अचानक सरोवर का पानी चमकने लगा। पानी के बीच से धीरे धीरे एक खूबसूरत महिला निकली। उसके सिर पर सोने का मुकुट था और उसके हाथों में कमल के फूल थे। उसकी आवाज झरने के पानी जैसी मीठी थी। महिला धीरे धीरे सीता के पास आई और मुस्कुराकर बोली, बेटी सीता, तुम इतनी उदास क्यों हो? सीता चौंककर खड़ी हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सरोवर की रानी सचमुच सामने खड़ी है। वो घबराते हुए रानी को प्रणाम किया और बोली, रानी माँ, मुझे क्षमा करें कि मैं आपको इस समय परेशान कर रही हूँ, परंतु हमारे गांव पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। कई दिनों से बारिश नहीं हुई है और सूखा पड़ गया है। तालाब सूख रहे हैं और फसलें मुरझा रही हैं। गांव वालों के पास पीने का पानी भी कम होता जा रहा है। मैं आपसे विनती करती हूं कि आप कृपा करके बारिश लाएं और हमारे गांव को बचाएं। रानी ने सीता का सिर सहलाया और स्नेह से कहा, बेटी सीता, मुझे तुम्हारी दयालुता और परोपकारिता का पता है। मैं तुम्हारे गांव वालों के दुख से अवगत हूं, लेकिन बारिश लाना मेरी इच्छा से नहीं होता। इसके लिए मुझे जंगल के पेड़ पौधों की मदद चाहिए। सीता ने आश्चर्य से पूछा, जंगल के पेड़ पौधों की मदद? रानी माँ, आप बारिश लाने के लिए जंगल से क्या लेती हैं? रानी ने बताया, देखो सीता, ये जंगल जिसे तुम देख रही हो, वो मेरा असली घर है। पेड़ पौधे मेरी ताकत हैं। वो जितने हरे भरे और ज्यादा संख्या में होंगे, उतनी ही ज्यादा शक्ति मुझे बारिश लाने के लिए मिलेगी। परंतु पिछले कुछ समय से मनुष्यों ने जंगल काटना शुरू कर दिया है। पेड़ों को काटकर खेत बनाए जा रहे हैं और जंगली जानवरों का भी शिकार किया जा रहा है। इससे जंगल का संतुलन बिगड़ गया है और पेड़ पौधे कमजोर हो गए हैं। वो अब इतनी शक्ति नहीं दे पा रहे हैं कि मैं पर्याप्त मात्रा में बारिश ला सकूं। सीता को रानी की बात समझ में आ गई। उसे याद आया कि पिछले कुछ समय से गांव के कुछ लोग जंगल की सीमा पर पेड़ काट रहे थे।
जंगली जानवरों को देखकर भी उन्हें भगाने की कोशिश करते थे। सीता को एहसास हुआ कि गांव वालों की लापरवाही की वजह से ही ये संकट आया है। उसने रानी से वादा किया, रानी माँ, आप चिंता न करें, मैं गांव वालों को समझाऊंगी। हम सब मिलकर जंगल को बचाने का प्रयास करेंगे। अगले सुबह सीता ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। गांव के मुखिया से लेकर छोटे बच्चों तक सभी लोग चौक में जमा हो गए। सीता ने उन्हें रात में सरोवर रानी से हुई मुलाकात के बारे में बताया और जंगल कटाई से हो रहे नुकसान को समझाया। उसने बताया कि बारिश न होने का कारण जंगल का बिगड़ता हुआ संतुलन है। पहले तो गांव वालों को सीता की बात समझ नहीं आई। कुछ लोगों ने तो उसका उपहास भी किया, परंतु सीता ने हार नहीं मानी। उसने बार बार गांव वालों को समझाया कि जंगल उनके अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। जंगल नष्ट होगा तो उनका जीवन भी मुश्किल हो जाएगा। सीता ने गांव के मुखिया से भी बात की। मुखिया एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने सीता की बातों को गंभीरता से सुना और गांव वालों को समझाया कि सीता सही कह रही है। जंगल को बचाना उनकी जिम्मेदारी है। कुछ दिनों की कोशिश के बाद गांव वाले मान गए। उन्होंने जंगल कटाई बंद करने का फैसला किया और जंगल बचाने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। सीता ने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें पेड़ लगाने का प्रशिक्षण दिया। गांव के बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया। स्कूल के बाद बच्चे सीता के साथ मिलकर जंगल की खाली जगहों पर पेड़ लगाते। धीरे धीरे गांव वालों के प्रयासों से रंग लाने लगा। जंगल हरा भरा होने लगा और पेड़ पौधों की संख्या बढ़ने लगी। एक शाम सीता सरोवर के किनारे बैठी हुई थी। वो सूर्यास्त का नजारा देख रही थी और सरोवर की रानी से मन ही मन बातें कर रही थी। उसे खुशी हो रही थी कि गांव वाले उसकी बात मानकर जंगल बचाने में लगे हुए हैं। अचानक सरोवर का पानी फिर से चमकने लगा और रानी उसी तरह कमल के फूल लिए हुए सीता के सामने खड़ी हो गई। रानी के चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने सीता का सिर सहलाया और कहा, बेटी सीता, मैंने तुम्हारा और गांव वालों का प्रयास देखा है। तुमने जंगल को बचाने के लिए जो मेहनत की है, उससे मैं बहुत खुश हूं। पेड़ पौधे अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं और मुझे पर्याप्त मात्रा में शक्ति दे रहे हैं। कुछ दिनों बाद आसमान में काले बादल छाए और तेज हवा चलने लगी। गांव वाले खुशी से नाचने लगे क्योंकि उन्हें पता था कि बारिश होने वाली है। कुछ देर बाद जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि मानो आसमान फट पड़ा हो। गांव वाले अपने घरों की छतों पर खड़े होकर बारिश का मजा ले रहे थे। उनके चेहरों पर खुशी झलक रही थी। बारिश होने से सूखा खत्म हो गया। तालाब भर गए और खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। गांव में खुशहाली छा गई। सीता को यह देखकर बहुत अच्छा लगा। उसे गर्व था कि उसने जंगल बचाने के लिए पहल की और अपने गांव को बचाने में सफल रही। कुछ समय बाद सरोवर की रानी फिर से सीता के सामने आई। इस बार उसके हाथों में एक सुनहरा हार था जो कमल के फूलों से बना हुआ था। रानी ने वो हार सीता के गले में पहनाते हुए कहा, बेटी सीता, तुम्हारी दयालुता और प्रकृति के प्रति प्रेम देखकर मैं बहुत प्रभावित हुई हूं। तुमने न सिर्फ अपने गांव को बचाया, बल्कि मुझे भी मेरी शक्ति वापस दिलाई। ये हार तुम्हारे साहस और अच्छे कार्यों का प्रतीक है। सीता ने रानी को प्रणाम किया और आंसू भरी आंखों से कहा, रानी माँ, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। मैं हमेशा जंगल की रक्षा करती रहूंगी और दूसरों की मदद के लिए सदैव तैयार रहूंगी। ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। सीता बहन से जंगल की रानी बन गई। लोग दूर दूर से सीता से मिलने आते और जंगल बचाने का तरीका सीखते। सीता ने उन्हें भी पेड़ लगाने और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। इस तरह सीता ने न सिर्फ अपने गांव को बल्कि पूरे इलाके को पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूक किया और पर्यावरण संरक्षण का एक उदाहरण स्थापित किया।